10.1.2 विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। अब स्पेन के पास अमेरिका में स्पेन की भूमि से कई गुना भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन कब्जे में था। एक तरफ इस क्षेत्र में जंगलों की सफाई कर खेती करने की कोशिश की जाने लगी, दूसरी ओर इस भूभाग में फैली खनिज संपदाओं, खासकर सोने और चांदी का खनन करने की कोशिश शुरू हुई। इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए स्पेनी विजेताओं ने स्पेन और यूरोप के अन्य हिस्सों से लोगों को आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्दी ही अमेरिका के पूर्वी तट पर बहुत सी यूरोपीय बस्तियां बसने लगी। इन यूरोपीय लोगों में ज़्यादातर लोग छोटे किसान एवं खेतीहर मजदूर थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका आए थे। जंगल को साफ कर उसे खेती लायक बनाने और खेती करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता थी। इसके लिए अमेरिका के मूल निवासियों से बेगार करवाई जाने लगी। प्रत्येक गांव को अपने युवाओं को स्पेनी लोगों के खेतों या खदानों पर काम करने के लिए कई महीनों के लिए भेजना पड़ता था। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर स्थानीय निवासी धीरे धीरे बेगार, युद्ध और महामारियों की चपेट में आकर मारे जा रहे थे। चूँकि अमेरिका अब तक बाकी देशों के संपर्क में नहीं था, वहाँ के लोग एशिया और यूरोप की बीमारियों के आदी नहीं थे और उनका प्रतिरोध करने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण चेचक जैसी बीमारी वहाँ महामारी बनकर विनाश लीला कर गई। मैक्सिको की आबादी सन 1519 में लगभग 2.5 करोड़ थी। यह सन 1568 तक कम होकर 26 लाख रह गई। इस तरह पेरू की आबादी सन 1532 में 90 लाख से कम होकर सन 1570 में 13 लाख हो गई। यानी जहां 100 लोग रहते थे वहां केवल 10-15 लोग ही बचे। इस बड़े भूभाग पर मानव श्रम की पूर्ति के लिए अफ्रीका से बड़े पैमाने पर दासों को लगाया जाने लगा। जैसे जैसे यूरोपीय लोग अमेरिका में नए इलाकों को अपने अधीन करते गए, वैसे वैसे अफ्रीका से दासों के व्यापार में अधिक वृद्धि हुई। अटलांटिक दास व्यापार सन 1451 से सन 1870 तक चला। इस बीच लगभग 1 करोड़ अफ्रीकी गुलाम बलपूर्वक अमेरिका लाए गए। इनमें से स्पेनिश अमेरिका में 16 लाख, ब्राज़ील में 36 लाख, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटिश उपनिवेशों में 20 लाख और फ्रांसीसी कैरिबियाई क्षेत्र में 16 लाख गुलाम लाए गए। इस प्रकार अमेरिका महाद्वीप में एक मिश्रित आबादी रहने लगी, जिसमें मूल निवासी इंडियन, अफ्रीकी तथा यूरोपीय लोग सम्मिलित थे। कई यूरोपीय लोगों ने अपनी नस्लीय पहचान को बनाए रखने का प्रयास किया, मगर समय के साथ लोगों की संस्कृति में परस्पर आदान प्रदान होने लगा। वहाँ के मूल निवासियों ने प्रायः कैथोलिक ईसाई धर्म को अपना लिए, हालांकि कई मूल निवासियों ने अभी भी अपनी पारंपरिक रीतियों को बनाए रखा। स्पेन के शासकों द्वारा अमेरिका के कब्जे वाले भूभाग को बड़ी बड़ी जागीरों में बांटा गया। इन जागीरों पर स्थानीय निवासियों को बेगार करनी पड़ती थी। ऐसे जागीरों के राजा विभिन्न विजेता सेनापतियों या स्पेन के उच्च वर्ग के लोगों को उपभोग करने के लिए देते थे। इन जागीरों पर उनके मालिक अफ्रीकी दासों, स्थानीय जनजाति एवं स्पेन से आए छोटे किसानों और चरवाहों से खेती करवाने लगे। अफ्रीकी दासों और स्थानीय जनजातियों की मेहनत से इस भूभाग पर खेती और पशुपालन का खूब विकास हुआ। जल्दी ही यह भूभाग यूरोप को शक्कर और मांस का निर्यात करने लगा। कृषि के अलावा इस भूभाग पर खनन उद्योग का भी खूब विकास हुआ। चांदी की बहुत बड़ी बड़ी खानें खोली गई, जिनसे व्यापक पैमाने पर चांदी निकाली जाने लगी। इसके अलावा तांबा और टीन का भी खनन काफ़ी तेजी से बढ़ा। इन खानों के आसपास बड़े बड़े शहर बसने लगे। 10.1.3 शासन व सामाजिक संरचना। स्पेनी साम्राज्य का नियंत्रण स्पेन स्थित परिषद द्वारा होता था। यह परिषद स्पेन से अमेरिका के प्रशासन के लिए उच्चतम अधिकारियों को भेजती थी। ये स्पेनी मूल के होते थे, जो स्पेन के अभिजात्य वर्ग के सदस्य होते थे। इसके बाद अमेरिका उपनिवेशी समाज में वे लोग आते थे जो मूलतः स्पेनी होते थे, लेकिन अमेरिका में बस गए थे और जिनका जन्म लैटिन अमेरिका में हुआ था। इसमें स्पेनी मूल के जमींदार एवं अन्य सामाजिक समूह आते थे। इस समूह को क्रियोल कहा जाता था। ये लोग उपनिवेशी शासन व्यवस्था में राजनीतिक रूप से
महत्वपूर्ण पदों तक नहीं जा सकते थे। वे मुख्यतः खेती, पशुपालन, व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग धंधे करते थे। इसके नीचे मेस्टीजो होते थे। यह समूह यूरोपीय एवं अमेरिकी मूल निवासियों की मिश्रित संतानों का था। इसके नीचे मुल्लाटो होते थे, जो यूरोपीय एवं अफ्रीकी दासों के मिश्रित समूह थे। इनका काम मुख्य रूप से मजदूरी करना था। इस सामाजिक संरचना में सबसे नीचे अमेरिकी मूल निवासी आते थे। इन्हें शासन व्यवस्था में किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। उन्हें सरकार को भारी लगान देने के साथ साथ जमींदारों के खेतों तथा खदानों में बेगारी करनी पड़ती थी। इनके नीचे अफ्रीकी दास होते थे, जिन्हें तरह तरह के शारीरिक श्रम के काम करने पड़ते थे। उनके कोई अधिकार नहीं थे और उनके मालिक उनसे मनमाना व्यवहार करते थे। जो लोग स्पेन से आकर अमेरिकी उपनिवेशों पर हुकूमत चलाते थे, उनसे उपनिवेश के हर तबके के लोग दुखी थे। स्पेन से कुछ समय के लिए आए लोग तेजी से पैसे कमाकर स्वदेश लौटने की कोशिश में रहते थे और अमेरिका में रहने वाले स्पेनी या अफ्रीकी या मूल निवासियों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्रियोल समूह के लोग धनी और शिक्षित थे। वे बाकी उपनिवेशी समाज का नेतृत्व कर रहे थे। लैटिन अमेरिका नाम कैसे पड़ा? अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग पर मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस देशों का आधिपत्य स्थापित हुआ था, जबकि उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का राज्य बना। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस की भाषाएं मूलतः लैटिन भाषा से निकली हैं, अतः इन्हें लैटिनो भाषा कहते हैं। चूँकि दक्षिण अमेरिका लैटिनो भाषाई संस्कृतियों के प्रभाव क्षेत्र में था, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका पर अंग्रेजी का वर्चस्व था।